हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन में स्वागत है। मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला का पार्ट 1 वीडियो देखा था, जिसमें हम लोगों ने इंटरनल डिवीजन के बारे में सीखा था। ठीक है, तो आज हम लोग जो है सेक्शन फार्मूला का सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग उस वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को सही ढंग से बढ़ा सकें। ठीक है, तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, सेक्शन फार्मूला का सेकेंड पार्ट, उसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम लोगों को अगर एक्सटर्नल डिवीजन को बेटर तरीक़ा से समझना है तो उसको इंटरनल डिवीजन से कनेक्ट करके देखना होगा। ठीक है, ताकि हम लोग उस कंसेप्ट को सही ढंग से समझ पाएँ। ठीक है, कि जब पहले जो हमने पढ़ा था वो इंटरनल डिवीजन था, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन इसका आखिर नाम क्यों आया। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्योंकि हम लोग इंटरनल डिवीजन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो उतना डीप में नहीं जाना है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। आपको उस वीडियो का लिंक आप जो जो आई बटन आ रहा है ऊपर में, ठीक है, वीडियो के ऊपर में आई बटन आ रहा है, उसको क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जो इंटरनल डिवीजन वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा था इंटरनल डिवीजन में, कि एक रेखाखंड हमारे पास होता था, जिसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग मानते थे ए और जो लास्ट का पॉइंट था बी। ठीक है, तो इसके बीच में, ठीक है, इसके मिडिल में एक पॉइंट आ रहा था, ठीक है, जिसका नाम रखे थे हम लोग पी। ठीक है, तो ये क्या करता था, ये जो पी पॉइंट है इस ए बी को दो अलग अलग अनुपात में डिवाइड करता था। ठीक है, जैसे एक अनुपात हो गया ए पी, ठीक है, जिसका कि डिस्टेंस था एम, और एक अनुपात हो जाता था दूसरा, जिसमें वो डिस्टेंस था पी से बी के बीच का डिस्टेंस, वो एन यूनिट था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर रहे थे, ए पी डिवाइडेड बाई पी वी को कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि ए पी का वैल्यू एन था, सॉरी एम था, और पी वी का वैल्यू एन था। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोल रहे थे कि एम इज टू एन के रेशियो में ये जो पी पॉइंट है ये इस ए बी रेखाखंड को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो हम लोगों ने टर्म जो निकाला था, इस पर हमने पिछले वीडियो में बोला था कि इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, कि हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए अभी एक्सटर्नल, ये देखिए चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये जो पी पॉइंट था ये इस ए बी रेखाखंड के बीच में था, इसलिए वहाँ पर इसका नाम रखा गया था इंटरनल डिवीजन। ठीक है, क्या रखा गया था, इंटरनल डिवीजन। तो अभी देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जस्ट इसी इंटरनल का अपोजिट वर्ड है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल का मतलब हो गया अंतर, सॉरी अंदर। ठीक है, जिसे यहाँ पर ना इसका नाम रखा गया था अंतः विभाजन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ एक्सटर्नल, इसका मतलब होता है बाहर। ठीक है, मतलब बाह्य विभाजन। ठीक है, तो अभी देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर चूंकि पॉइंट पी जो है उस रेखाखंड के बीच में था, इसलिए उसका नाम इंटरनल रखा गया। अब क्या होगा कि जो रेखाखंड ए बी है उसके बाहर ये वाला पॉइंट स्थित रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, अब देखिए जैसे कभी मन में डाउट होगा कि ये जो रेखाखंड ए बी है, ठीक है, तो वो रेखाखंड ए बी और उस पर अगर पी पॉइंट आएगा तो वो बाहर कैसे होगा। ठीक है, मतलब वो बाहर ना करके कैसे उस लाइन को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आइए उस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए हम लोग जो यहाँ पर जो लेंथ है रेखाखंड ए बी का, उतना ही लेंथ का एक दूसरा रेखा लेते हैं। ठीक है, सपोज इट यहाँ पर ये दूसरा रेखा है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि जो रेखाखंड का जो प्रथम यानी शुरू वाला पॉइंट है उसको ए माने हैं और लास्ट वाला पॉइंट को बी माने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जितना रेखाखंड का लंबाई यहाँ पर है, जो हम लोग इस इंटरनल डिवीजन के एग्जांपल में देख रहे हैं,
उतना ही लंबाई का रेखाखंड हम यहाँ भी लिए हुए हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए हमको एक्सटर्नल डिवीजन को समझना है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमको ये एक्सपेरिमेंट करना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि सपोज दैट इस रेखाखंड का जो शुरू वाला पॉइंट है वो ए है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं दूसरा जो पॉइंट है वो बी है, ठीक है, दूसरा पॉइंट बी यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए जो हम लोग इस इंटरनल डिवीजन वाला में जितना लंबाई का जो रेखाखंड लिए थे, ठीक है, यहाँ पर भी उतना ही लंबाई का रेखाखंड ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने जो पॉइंट जो इसको डिवाइड कर रहा था वो इसके बीच में था, अभी हम इस पॉइंट को इसके बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है। जो लंबाई है रेखाखंड का वही है, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ इस पॉइंट को इसके बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ये टर्म जो है कैलकुलेट करना है, मतलब ए पी डिवाइडेड बाई पी बी, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी देखिए सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है। अभी हम उसका अलग अलग केस देखेंगे, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ पर है पी, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे थे कि ए से पी के बीच का दूरी था एम, तो यहाँ पर अगर हम ए से पी के बीच का दूरी अगर हम लोग एम मान लें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा टोटल, ध्यान से समझिएगा। और जो यहाँ पर पी बी था इसके बीच का डिस्टेंस कितना था, एन यूनिट था, तो पी बी देख लीजिए यहाँ है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो रेशियो यहाँ कैलकुलेट किए थे वही रेशियो यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स ए पी डिवाइडेड बाय पी बी, तो यहाँ पर भी वही रिजल्ट मिलेगा, एम डिवाइडेड बाई एन, और इसको अगर हम लोग रेशियो में लिखें तो एम इज टू एन होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमको जो यहाँ पर मेनली जो समझना है, यहाँ देखिए इंटरनल डिवीजन में भी हमने वही चीज़ कैलकुलेट किया और एक्सटर्नल डिवीजन में भी वही चीज़ कैलकुलेट किया, ठीक है। लेकिन एक जगह में जो फर्स्ट वाला कंडीशन है इसमें पी पॉइंट जो है उस लाइन के अंदर था, इसलिए इसका नाम रखा गया था इंटरनल डिवीजन, ठीक है। अभी यहाँ क्या हो रहा है, लंबाई जितना इस लाइन का था यहाँ पर ए बी में, यानी जो इंटरनल डिवीजन में, उतना ही लंबाई का जो रेखाखंड है यहाँ पर भी है, और इसमें क्या हो रहा है कि पी जो बिंदु है वो इस रेखाखंड के बीच में ना होकर के बाहर में आया, इसीलिए इस कारण से यहाँ पर जो ये पी बिंदु है वो इस ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और चूंकि ये बाहर में रह करके डिवाइड किया, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ये क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है। बात समझ में आया? चूंकि कैलकुलेट यहाँ भी हमने वही चीज़ किया और यहाँ भी वही चीज़ किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट वाला कंडीशन में था पी ए बी के अंदर में था, इसलिए इसको बोलते थे इंटरनल डिवीजन, और यहाँ पर जो है ये जो पी है पॉइंट ये इस ए बी के बाहर में है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। बात समझ में आया? आई होप कि ये बात समझ में आया होगा। तो आइए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि अभी जैसे ये जो पी पॉइंट है ये तो हमने देखा कि ये जो बी पॉइंट है इसके राइट साइड में आया, ठीक है। तो हो सकता है ये जो पी पॉइंट है वो ए के लेफ्ट साइड में भी आ सकता है, ठीक है क्या? बात समझ समझ पा रहे होंगे? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सपोज दैट ये मेरा लाइन है, ठीक है, जो लाइन अभी हम लोग ले रहे थे ए बी, वही ये सपोज दैट ये लाइन है, ठीक है। सपोज दैट ये यहाँ पर ए आया, ये इधर बी आया, और यहाँ पर ये पी पॉइंट है, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी यहाँ पर जो रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, सॉरी, ए पी डिवाइडेड बाई पी बी, ठीक है, इस रेशियो पर अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चे को क्या होता है कि यहीं पर समझ में नहीं आता है, ठीक है, इसी चीज़ को वो ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण कि उसको इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के क्वेश्चन में परेशानी आती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि जैसे ए पी था, ठीक है, ए पी के बीच का डिस्टेंस कितना था, एम यूनिट, और जो पी बी था उसके बीच का डिस्टेंस कितना था, एन यूनिट था, ठीक है। अभी ध्यान से समझिएगा, अभी यहाँ पर हम लोग अगर ए पी डिवाइडेड बाई पी बी बोलें तो क्या हो जाएगा, एम डिवाइडेड बाई एन। अच्छा देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एक कंडीशन लगा दें कि ये जो एम है ये लेस देन हो जाएगा एन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो m है दैट मीन्स जो रेशियो जो है ए पी, ठीक है,
रेशियो में जो फर्स्ट वाला पोर्शन है AP, इसका वैल्यू नीचे वाला से छोटा हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो A और P है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस छोटा हो जाएगा किससे, इस PB से, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये जो P पॉइंट है वो किधर होगा, किधर होगा, ये जरा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देखिए फिर से एक लाइन लेते हैं ताकि आपको क्लियर ढंग से समझ में आ जाए। जैसे सपोज दैट ये एक लाइन है, ठीक है, कोई 3 बिंदु है, सपोज दैट यहाँ पर कहीं 3 बिंदु है, अभी हम लोग उसका नाम नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए अपने हिसाब से उसका नाम रखेंगे। जैसे यहाँ देखिए जो AP है ये क्या है, इसका वैल्यू कितना है, देखिए AP का वैल्यू कितना है M, और PV का वैल्यू कितना है N। तो ये M जो है ये क्या है, छोटा है ना, A से P के बीच का जो डिस्टेंस है वो छोटा है, ठीक है। और P से B का बीच का डिस्टेंस देखिए ये क्या है, बड़ा बोल रहा है, ठीक है। तो N का वैल्यू बड़ा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी P से B का बीच का दूरी था N, लेकिन अब यहाँ पर ये जो N है ये बड़ा है, ठीक है। मतलब ये जो N है वो देखिए यहाँ से A से P तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो M है, यहाँ से टोटल डिस्टेंस ये M है, और B से लेकर के P का बीच का डिस्टेंस वो N है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो N है ये बोल रहा है कि बड़ा होना चाहिए, ठीक है, मतलब इस M से बड़ा होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है ये जो P और B है वो देखिए इस तरह का होना चाहिए, ये अगर P है तो इधर B होना चाहिए, ठीक है। तभी ना ये यहाँ से टोटल डिस्टेंस ये लंबा वाला होगा, बड़ा वाला डिस्टेंस ये टोटल होगा, और फिर जो बीच में बच गया पॉइंट ये A हो जाएगा। तभी हम लोग बोलेंगे कि AP का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, M यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से ये जो N यूनिट था ये देखिए बड़ा हो गया, यानी टोटल लंबाई यहाँ से ये जो टोटल होगा वो तो बड़ा ही होगा, और ये जो चूंकि उस लाइन का टुकड़ा है, ठीक है, AP, तो ये छोटा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब भी ये वाला कंडीशन अगर चेंज करेगा तो P पॉइंट का पोजीशन भी बदल जाएगा, ठीक है। कभी वो B के लेफ्ट साइड में जा सकता है, ठीक है, कभी वो B के राइट साइड में जा सकता है, कभी वो A के लेफ्ट साइड में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब भी बाह्य विभाजन अगर कोई भी पॉइंट करता है तो जरूरी थोड़े ना है कि वो किसी भी लाइन के एकदम फिक्स है कि वो दाहिना साइड आएगा या बायां साइड आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि ये कंडीशन क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए जो ये वाला जो कंडीशन देख रहे हैं आप, ये M इज ग्रेटर देन N के लिए है, ठीक है। चूंकि देखिए यहाँ पर M का वैल्यू बड़ा है, ठीक है, मतलब ये टोटल जो लेंथ है वो M है, टोटल लेंथ M, और उसी का एक भाग है N, तो मतलब इससे तो N छोटा ही होगा ना। तो ये था ये फर्स्ट वाला कंडीशन, ठीक है। उसके वजह से देखिए यहाँ पर जो P पॉइंट है ये कहाँ आ गया, इस B के राइट साइड में आ गया। लेकिन यहाँ पर जब ये कंडीशन चेंज हुआ, जब M लेस देन हो गया, देखिए P का पोजीशन चेंज हो गया, ये कहाँ आ गया, A के लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमको मेनली ये जो अगर ये रेशियो यहाँ पर है, अगर इसको अगर ध्यान से समझ लेते हैं तो कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि P जो है अगर बाय विभाजन करेगा तो B के किस साइड होगा, ठीक है, B के लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो नोट लिखा हुआ है, ठीक है, नोट में यहाँ पर जो 2 बात लिखी हुई है ये वही दोनों बात लिखी हुई है। आप लोग जो है स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको फिर बाद में वो परेशानी नहीं आ सके, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में बाई चांस अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि बताइए अगर कोई भी पॉइंट है वो किसी लाइन को अगर बाह्य विभाजित करती है तो उस कंडीशन में जो P पॉइंट है दैट मीन्स जो विभाजन का काम कर रही है तो वो उस लाइन के किस साइड में होगा, ठीक है। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इस यहाँ पर जो बात हम लोग बताए अभी आपको, तो इसके आधार पर उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जो हमारा एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है, उसका फार्मूला देखें, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जब इंटरनल डिवीजन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता यहाँ पर फार्मूला है, ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर क्या अंतर है उसको जरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या कहता है, फार्मूला है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि यदि कोई बिंदु P x y, ठीक है, P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, जो बिंदुएं
ए, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 तथा बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n में बाय विभाजित करती है। ध्यान से देखिएगा, बाय विभाजित करती है। तो बिंदु ये जो है पी एक्स वाई, ठीक है, बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका निर्देशांक वो क्या होगा, वो ये वाला वैल्यू देगा, ठीक है, इसका निर्देशांक देगा, ठीक है। तो दैट इज एक्स कमा वाई बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, ठीक है, फिर कॉमा एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, ठीक है। यहाँ पर जो ये आप लोग टर्म देख रहे हैं, तो यही हमको जो है क्या देगा, एक्सटर्नल डिवीजन का वैल्यू हमको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम लोग इंटरनल डिवीजन के बारे में पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते थे कि यहाँ पर जो फार्मूला था उसमें सिर्फ प्लस था, ठीक है। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्लस कर देते थे तो उसका वैल्यू वो क्या देता था, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ क्या कर दिया, प्लस को हटा करके माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बन रहा है यही हमको जो है बाय विभाजन का फार्मूला देता है, ठीक है। और इसी से हम लोग कैलकुलेट करके किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं जो किसी भी रेखाखंड को बाय विभाजित करती होगी, ठीक है। तो आइए यहाँ तक समझने के बाद यहाँ पर देखिए नोट 3 में एक बात और लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग जब एक नया प्लेलिस्ट बनाएंगे, ठीक है, यूट्यूब पर हमारे चैनल पर ही, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सीरीज के नाम से होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। जब हम लोग वहाँ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब वहाँ इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लिए, फिर वहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ से आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो पहला मेरा क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि यदि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, जो बिंदुओं इतना और इतना, ठीक है, यानी 5, -2 और 9, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को बाह्य रूप से, ठीक है, 3:1 में विभाजित करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है, कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या जानने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। उसको जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक हम लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हमने जो यहाँ पर जो फार्मूला देखा था, ठीक है, जो विभाजन सूत्र का है फार्मूला, ये बाय विभाजन में, तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला क्या क्या टर्म से मिलकर के बना है, ठीक है, उसको जरा ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है उसमें क्या क्या चीज़ आ रहा है, देखिए m है, n है, फिर क्या है x1 y1 है, x2 है, y2 है, फिर क्या है x और y है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फार्मूला है ये टोटल 8 टर्म, ठीक है, 8 टर्म से मिलकर के बना है, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करेगा कि इसी 8 टर्म में से हमको घुमाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, कभी एक चीज़ को गायब कर देगा, ठीक है, मतलब ये सारा का वैल्यू दे देगा, तो बोलेगा कि आप इसका वैल्यू बताइए, ठीक है। या कभी कभी करेगा क्या कि अगर हमको कोई और सारा चीज़ दे दिया तो कोई एक टर्म को गायब कर देगा, जैसे मान लिया सपोज वो एक्स को गायब कर दिया और बाकी सारा वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है और कैसे उसको निकालना है, ठीक है। आइए हम जो है इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा करके इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि उससे एक आइडिया हो जाए कि हमको निकालना क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो मेरा दोनों बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, जिससे कि मिलकर वो रेखाखंड बनेगी, ठीक है। देखिए ध्यान से किससे मिलकर के रेखाखंड बनेगी, तो जो बिंदु ये वाला है 5, -2 और 9, 6, ठीक है, इससे मिलकर के वो रेखाखंड बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको मान लेंगे, ठीक है। माना कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक 5, -2 तथा बी जिसका कोऑर्डिनेट 9, -6 माना कि बिंदु इतना और इतना है, ठीक है,
माना कि बिंदु इतना और इतना है जो एक रेखाखंड बनाती है। ठीक है, ये क्या करती है? रेखाखंड बनाती है। ठीक है, और हमको क्या करना है कि जो बिंदु का जो निर्देशांक निकालना है। ठीक है, मतलब कौन सा बिंदु है? जो बिंदु इस रेखाखंड AB को बाह्य रूप से विभाजित करेगी। ठीक है, तो उसको हम लोग जनरली P मानते थे। ठीक है, जैसे हम लोग फार्मूला में देखे हैं, तो यहाँ पर फिर से उसको मान लेते हैं कि माना कि एक बिंदु P जिसका निर्देशांक हम लोग x, y मान लेते हैं, x, y है, जो रेखाखंड AB को बाह्य रूप से m/n, ठीक है, दैट मीन्स m/n नहीं लिखना है, यहाँ पर दिया हुआ है 3:1 में विभाजित करती है। ठीक है, ये हमको इतना बात दिया हुआ है, तो दैट इज क्या हो गया? जो अनुपात दिया हुआ है उसको हम लोग क्या मानते थे? जो हमारा फर्स्ट वाला जो वैल्यू था अनुपात में, जो कि हम लोग m/n लिखते थे, तो जो मेरा फर्स्ट वाला वैल्यू था यहाँ पर का फर्स्ट वैल्यू होगा, और जो सेकंड वाला वैल्यू था वो यहाँ से सेकंड वाला वैल्यू मिलेगा। दैट मीन्स कि m का वैल्यू कितना हो जाएगा? m का वैल्यू हो जाएगा 3 और n का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग जो है इसको एक पिक्चर के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हम लोग एक पिक्चर बना लेते हैं। सपोज दैट ये लाइन है मेरा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर जो इस पर जो बिंदु आएगा, ठीक है, तीनों बिंदु है A, B और P, तो वो कहाँ कहाँ होगा? P चूंकि बाय विभाजन कर रहा है तो इसका पोजीशन कहाँ पर होगा ये हमको पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर जो ये M है, ठीक है, ये क्या है? बड़ा है N से। ठीक है, देखिए ध्यान से, जो ये M है वो क्या है? बड़ा है N से। तो ये देखिए फर्स्ट वाला हमारा कंडीशन है जो अभी हम लोग जाने थे। तो उसमें क्या होता था कि कैसे बनाते थे? हम उस रेशियो को ध्यान में रखते थे। ठीक है, कि रेशियो क्या है? तो यहाँ देखिए रेशियो में मेरा AP डिवाइडेड बाय PB होगा। ठीक है, तो AP का वैल्यू मेरा 3 है, मतलब AP बड़ा है। तो कहने का मतलब क्या है? कहाँ पर होगा बताइए? तो जो A है वो यहाँ पर मान लेते हैं, और P ये मेरा अंतिम वाला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा बड़ा है। और बड़ा बोलने का मतलब क्या? टोटल लाइन का डिस्टेंस। ठीक है, मतलब टोटल लाइन का जो लेंथ है वो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, और जो बच गया शेष मेरा पॉइंट जो बी है वो कहाँ होगा? इसके बीच में कहीं मान लेते हैं। सपोज दैट ये पॉइंट बी हो गया, तो ए से लेकर के पी तक के बीच का दूरी वो कितना हो गया? 3 यूनिट हो गया। ठीक है, और जो पी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो पी पॉइंट था वो बी के किधर गया? वो बी के राइट साइड में चला गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ये बात समझ में आया होगा। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी हमको निकालना क्या है? देखिए अभी हमको क्या निकालना है कि ये वाला बिंदु का निर्देशांक, मतलब यहाँ पर जो P है इसका निर्देशांक अगर हम लोग x, y मान लें तो ये हमको निकालना है। ठीक है, आइए इसको निकालते हैं। तो कैसे करेंगे? तो चूंकि P क्या करती है? AB को बाह्य विभाजित करती है, AB को बाह्य विभाजित करती है, देयरफॉर बाह्य विभाजन सूत्र से, ठीक है, क्या हो जाएगा? x, y बराबर क्या मिलेगा? देखिए m(x2 n(x1) डिवाइडेड बाय m-n, फिर कॉमा ny2 ny1 डिवाइडेड बाय m-n। ठीक है, तो यहाँ से अभी देखिए हमको सारा वैल्यू पता है, वो फटाफट आप लोग रख दीजिए। क्या क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर जो m का वैल्यू है वो 3 है और n का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो m का वैल्यू 3 है इनटू। ठीक है, अभी देखिए काम करते हैं कि यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो चूंकि फर्स्ट पॉइंट है ए, तो इसका जो पहला नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको मान लेते हैं x1,
और फिर y1 मान लेते हैं और b का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 मानते हैं, ठीक है। तो x1 की जगह पर कितना है 5, उसको जरा लिख दीजिए। x1 का जगह पर 5 हो गया, माइनस n का जगह पर 1 था, और x1 के जगह पर सॉरी यहाँ पर ये जो x2 है, ठीक है, तो x2 का वैल्यू यहाँ रखना होगा। तो x2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग जो b कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। x2 y2 इसको मान लेते हैं और इसको x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए x2 के सामने में क्या है 9 है, तो x2 की जगह पर 9 रख देते हैं, ठीक है, माइनस ये हो गया n का वैल्यू 1 है, और x1 का वैल्यू कितना हो गया, देखिए x1 का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 5 रख देते हैं, फिर डिवाइडेड बाई m माइनस n, दैट मीन्स 3 माइनस 1, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर देखिए अब यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर m होना चाहिए, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पर m का वैल्यू तो 3 है, ठीक है। फिर है y2, तो y2 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से y2 का वैल्यू 6 है और y1 का वैल्यू माइनस ऑफ 2 है, ठीक है। तो y2 का वैल्यू हो गया 6 माइनस 1, n का वैल्यू 1 है, और y1 का वैल्यू हो गया कितना, y1 का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ 2, यहाँ लिख दिया माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9×27 माइनस ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई ये हो गया 2, और इधर हो गया 18 प्लस 2 डिवाइडेड बाई हो गया 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ के बाद से देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ये घट जाएगा 27 में से 5, तो ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 2 दैट इज 20 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से ये जब कैंसिल हो जाएगा तो 11 बार में ये डिवाइड हो जाएगा और ये 10 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमको x, y का वैल्यू मिल गया, ठीक है। कहने का मतलब है जो मेरा P पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट यही होना चाहिए, ठीक है, 11, 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी अगर हमको किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिलता है बाय विभाजन वाला, तो इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से क्वेश्चन को समझना है और फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है, और क्वेश्चन को डील करना है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु x, 10, ठीक है, दो बिंदुएं 5, -2 तथा 9, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में बाय विभाजित करती है, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। अभी देखिए हमने आपसे कहा था कि जो हमारा एग्जामिनर होगा वो कहाँ किस टाइप से हमको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या किया है कि जो हमको अनुपात दे रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वो 3:1 दे रहा है। कहने का मतलब है m का वैल्यू 3 हो गया और n का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट था जिससे वो रेखाखंड बन रहा था, ठीक है, दैट मीन्स ये वाला बिंदु 5, -2 और 9, 6 इससे वो रेखाखंड बन रहा था। तो यहाँ पर देखिए उसका वैल्यू हमको दे दिया, ठीक है, मतलब x1 बराबर हो गया 5 और x2 बराबर हमको मिल गया है 9, फिर y1 बराबर हमको दे दिया कितना -2, और y2 का वैल्यू हमको दे दिया है 6, ठीक है। तो अभी देखिए और यहाँ पर क्या किया कि x का वैल्यू तो यहाँ पर a छोड़ दिया, ठीक है, और y का वैल्यू अभी देखिए हम लोग जो P पॉइंट मानते थे उसका कोऑर्डिनेट कितना मानते थे x, y, तो यहाँ पर देखिए ये x का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, ये उतना ही छोड़ दिया, और y का वैल्यू दे रखा है 10, ठीक है। तो हमको बोला कि आप इसका वैल्यू बताइए, ठीक है। तो देखिए एग्जामिनर क्या कर रहा है हमारे पास, ये सारा टर्म का वैल्यू हमको दे रखा है, ठीक है, सिर्फ एक टर्म को गायब कर दिया, ठीक है, और बोला कि आप इसको निकाल करके बताइए, ठीक है। तो अभी हमने पीछे देखा था कि वो इसी टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, ठीक है।
तो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए ये पता होना चाहिए कि वो जो है एग्ज़ामिनर वो कहाँ से क्वेश्चन हमको पूछ सकता है, ठीक है। ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो आइए इसको डील करते हैं। आइए देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग उस पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। माना कि बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट 5, -2 तथा बिंदु बी जिसका कोऑर्डिनेट 9, 6 है, ठीक है, 6 है, जो एक रेखाखंड ए बी बनाती है, ठीक है। पुनः माना कि बिंदु P जिसका निर्देशांक देखिए यहाँ क्या दे रहा है, x, 10, ठीक है, ये हमको दे रहा है x, 10 है, जो क्या करती है, रेखाखंड AB को 3:1 के रेशियो में, दैट मीन्स के अनुपात में विभाजित नहीं, यहाँ पर बाह्य विभाजित बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दे रखा है वो क्या करती है, बाह्य विभाजित करती है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए हमको क्या क्या दे रखा है, उसको एक बार लिख लेते हैं। दैट इज m इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 और n इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है जो रेशियो का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं ना, तो m के जगह पर क्या है, 3 और n के जगह पर 1 है, ठीक है। तो उसी फॉर्मेट में हमको रेशियो को लिखना है, ठीक है, ये बात का ध्यान रहे। तो ये हमको दे रखा है, तो आइए इसको करें, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से हम उसको डील करें। तो देखिए यहाँ से तो अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो P पॉइंट है ये क्या कर रही है, रेखाखंड AB को बाय विभाजित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात लिख देंगे कि चूंकि जो P है, ठीक है, वो रेखाखंड AB को क्या करती है, बाह्य विभाजित करती है, देयरफॉर बाह्य विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो बाह्य विभाजन सूत्र से हमको क्या मिल जाएगा, देखिए बाह्य विभाजन का जो फार्मूला है वो लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हमको, वो उस पॉइंट का निर्देशांक मिल जाएगा। क्या, अभी देखिए हमको वो पॉइंट क्या दे रखा है, x, 10, हमको इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, देखिए m का वैल्यू क्या है, 3 रख दीजिए, फिर m का वैल्यू 3 हुआ, फिर हमको क्या रखना है, x2 का वैल्यू देना है। नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक बार फार्मूला को लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि माइंड में वो याद रहे। mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n था, और my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n था, ठीक है। तो इस पर फार्मूला को फिट कर दीजिए, सारा का वैल्यू रख दीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग x का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए m का वैल्यू कितना है, 3, और x2 का वैल्यू कितना है, 9, माइनस n का वैल्यू कितना है, 1, और x1 का वैल्यू कितना है, 5, फिर डिवाइडेड बाय m माइनस n, दैट मीन्स 3 माइनस 1, फिर यहाँ से m का वैल्यू रख दिए, फिर y2 का वैल्यू, ठीक है। तो y2 का वैल्यू कितना है, 6, माइनस फिर n का वैल्यू हो गया 1, और y1 का वैल्यू कितना है, -2।
डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ 1, ठीक है। फिर इसको देखिए, आगे बढ़ाइए, x कमा 10 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा देखिए, नतिया 27 माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर कॉमा, यहाँ से देखिए हो गया ये 18 माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई कितना, देखिए यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, x कॉमा 10 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 22 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या क्या मिल गया देखिए, x कॉमा 10 इज इक्वल टू, ये अपने आप को डिवाइड कर लेगा, तो ये हो जाएगा 11 कॉमा 10। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि, सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि जो x कॉमा 10 है, ठीक है, इसका वैल्यू हमको कितना मिला, 11 कॉमा 10, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, अगर आप लोग हमारे पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये एक कोऑर्डिनेट है और ये एक कोऑर्डिनेट है, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जब दो कोऑर्डिनेट आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, दोनों का x कोऑर्डिनेट बराबर होता है और दोनों का y कोऑर्डिनेट बराबर होता है, ठीक है। दैट मीन्स दोनों का एब्सिसा बराबर होगा और दोनों का ऑर्डिनेट, ठीक है, वो भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको ये ऑर्डिनेट तो दिख रहा है कि ये बराबर है, ठीक है, तो एब्सिसा भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। हमने एक कंडीशन देखा था, जब भी दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि x कमा वाई एक अलग पॉइंट है, a कमा बी अलग पॉइंट है, ये दोनों अगर इक्वल है, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो x का वैल्यू है और इसका जो x का पोजीशन पर जो वैल्यू है वो दोनों बराबर होता है, ठीक है। और फिर उसी तरह से y का वैल्यू भी इसके y ऑर्डिनेट के बराबर होता है, ठीक है, हम लोगों ने देखा था। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो x है उसका वैल्यू कितना होगा देखिए, अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट अगर ये बराबर है, दैट मीन्स ये दोनों कोऑर्डिनेट अगर बराबर है आपस में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू 11 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमको जो रिक्वायर्ड था, ठीक है, जो पॉइंट हमको निकालना था जिसका कि कोऑर्डिनेट हम लोग माने थे पी एक्स कमा 10 जो दे रहा था, तो यहाँ पर हमसे x का वैल्यू पूछा गया, देखिए यहाँ से हम लोगों ने x का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अर्थात ये जो पॉइंट है उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 11 कमा 10, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझा तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। और हम लोग जल्द ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन सीरीज है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसका एक अलग प्लेलिस्ट रहेगा, उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।